बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीमों में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। अरसे दराज से तैनात अफसरान के खिलाफ नैब और दीगर तहकीकाती इदारों का शिकंजा सख्त। नैब ने MDA का 20 बरस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं सैयद रिजवान से। आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीमों में अरबों रुपए का हेर फेर सामने आया है, जिस सिलसिले में साबिक और अरसद दराज से तैनात अफसरान के खिलाफ नैब और दीगर तहकीकाती इदारों ने शिकंजा जो है वो सख्त कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने MDA का 20 बरस का रिकॉर्ड जो है सिलसिले में तलब किया है। तेसर टाउन, शाह लतीफ टाउन और न्यू मलीर हाउसिंग स्कीमें 20 साल में क्यों मुकम्मल ना हो सकी, इसका जवाब भी जो है इन अफसरान से तलब किया गया है। 2001 से तमाम बैंक अकाउंट स्कीमों के अखराजात का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इसी तरह नैब की जानिब से अवाम से हाउसिंग स्कीमों के नाम पर जो रकम वसूल की गई है उसका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। चूँकि ये एक बड़ा करप्शन का मामला है, तो इस हवाले से हमारे ज़राए ये बताते हैं कि नैब के साथ साथ दीगर हसास तहकीकाती इदारे भी जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक लेटर जो है MDA को भेजा गया है, जिसमें तमाम अफसरान को कल यानी 8 अगस्त को जो है वो तलब किया गया है ताकि उनसे इंट्रोगेशन किया जा सके। जी ठीक है रिजवान, अगर हम गुज़श्ता कई बरसों में देखें तो बहुत सारी तहकीकात का आगाज़ हुआ लेकिन वो बेफ़ायदा ही गई हैं। बहुत सारी तहकीकात शुरू तो हुई लेकिन फिर फ़ाइलों में बंद हो गई, डब्बों में बंद हो गई। इस तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कोई सबूत, कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई हो? देखिए, ये तो बात इंतहाई वाज़ेह है कि 3 बड़ी हाउसिंग स्कीमें हैं। ये शहर बड़ी तेज़ी से जो है वो आबादी का इस पर प्रेशर है और अंदरून मुल्क से बड़ी तादाद जो है वो रोज़गार के सिलसिले में कराची आते हैं और उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है। बदकिस्मती से जो सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनका या तो उस तादाद में जो है उसका इजाफा नहीं हो सका है और जो स्कीमें मुतारिफ कराई गई थी जिसमें MDA की 3 बड़ी स्कीमें शामिल हैं, इनमें जो है आबादकारी नहीं की जा सकी है। आवाम का अरबों रुपया जो है वो वसूल कर लिया गया है उनसे प्लाटों के अलॉटमेंट के हवाले से, लेकिन उनको जो है वो सहूलियात नहीं दी जा सकी जिसकी वजह से ये इलाके आबाद नहीं हुए हैं। इस तहकीकात को जो है वो दीगर तहकीकात से इसलिए अलहदा करार दिया जा रहा है क्योंकि ये जॉइंट इंट्रोगेशन है और इसमें मुख्तलिफ हसास इदारे और इसके साथ साथ नैब जो है वो तहकीकात कर रही हैं। तो नतीजा यही निकलने का जो है वो इम्कान है कि इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। बात करेंगे महकमा सेहत में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के तकर्रो तबादले के इख्तियारात DG सेहत को मुंतकिल। गैर मुल्की छुट्टियों के इख्तियारात DG सेहत और ज़िला सेहत अफसर के सुपुर्द कर दिए गए। महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा सेहत के अंदर 1 से 4 और 5 से 15 ग्रेड के जो लोअर ग्रेड के मुलाजिम यानी पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जो इख्तियार छुट्टियों की दीगर इख्तियार है वो सेक्रेटरी सेहत और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत से वापस लेकर जो है निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए हैं। अब जो है 1 से 4 और 5 से 15 ग्रेड के लोअर ग्रेड के मुलाजिम जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजिम शामिल है उनकी जो है 90 रोज की ज़चगी की छुट्टियाँ, इसके अलावा आम छुट्टियाँ, तकर्रर तबादलों और कमाई हुई छुट्टियों के जो इख्तियार हैं वो DG सेहत सिंध और ज़िला सेहत अफसर के को जो मुंतकिल कर दिए हैं। बाकायदा तौर पर इस वाले से महकमा सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी करके जो ज़िला सेहत अफसरान है या DG सेहत है उनको इख्तियार सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद में जो महकमा सेहत सिंध जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए। इससे कबल ये इख्तियार जो है खासतौर पर तकर्रर तबादलों, छुट्टियों, आम छुट्टियों और गैर मुल्की छुट्टियों, ज़चगी और जो कमाई हुई छुट्टियाँ इनके इख्तियार जो है सेक्रेटरी सेहत, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत के पास, लेकिन अब जो है इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकिल कर दी गई है। अब ज़िला सेहत अफसर और DG सेहत जो है इन 1 से 4 और 5 से 15 ग्रेड के मुलाजिम की छुट्टियाँ और दीगर जो मामला है वो देखेंगे और तमाम मामला हल करने के इख्तियार निचली सतह तक जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर बल्दियाती मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाह और पेंशन की अदम अदायगी पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी से।
जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के बाहर बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के हवाले से जो है एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला जारी है। हमारे साथ नुमाइंदगान जो है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या वजह हुई कि एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम 15 रोज़ से हमारा ये एहतजाज पूरे सूबे में जारी है और आज भी सूबे भर के जो प्रेस क्लब हैं और बल्दियाती इदारे हैं वहाँ तमाम जगह पर ओजेटी में इजाफे के लिए जो है ना ये एहतजाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कराची में है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, तो उन्होंने जो हमारे 1740 लोगों को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और साउथ के जो थे मुलाजिम उन्हें 6 टाउन में ट्रांसफ़र करके भेजा है। उनकी ओजेटी जारी नहीं की, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह का कोई पता नहीं है, ना उन्हें बोर्ड में उनकी तनख्वाह भेजी है ना टाउनों में। एक तो वो है, दूसरा हमारे 23,000 मुलाजमीन जो है जो पेंशनर उनको गुज़श्ता 2019 और 20 का इजाफा नहीं मिला है, इस साल का भी इजाफा नहीं मिला है। और इसके साथ साथ इनके 2017 से जो है पेंशनरी बेनिफिट जो है वाजिबात हैं वो भी अदा नहीं किए जा रहे, जो कि 12 अरब से भी तजावज़ कर गए हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो इजाफी ओजेटी है और जो बेल आउट पैकेज का वज़ीर आला ने हुकूमत सिंध ने जो है कोर्ट में जो है इंश्योर्ड किया था उसे वो जारी किया जाए। और जो हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं मुलाजिम TMCs के, अक्टूबर 2023 से उनके केसेस नहीं ले रहे, उनके केसेस को जो है वो KMC से कंसिडर किया जाए, क्योंकि कटौती KMC को आती है तो पेंशन और ग्रेजुएटी देना भी KMC का ही काम है। और अगर ये एहतजाज जो है हम ये समझ रहे हैं कि ये एहतजाज अब जो है तूलत पकड़ता जा रहा है, आज पूरे सूबे में है। इंशाअल्लाह फिर अगर ये बहुत ज़्यादा इस पर हुकूमत ने अगर ये मामलात पर जो है कान न धरे और हमारी ओजेटी इजाफी ना जारी की और समरी पे दस्तखत ना किए तो फिर हम एहतजाज का दायरा कार भी वसी करेंगे और इसके साथ साथ फिर ये हम काम छोड़ने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाजमीन जो है वो अपने रहनुमाओं के हमरा सरापा एहतजाज हैं। मेयर कराची से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शहर भर में जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए, मुलाजमीन के चूल्हे बुझते रहे तो आगे नताइज जो है वो संगीन होंगे। जी, सिंध हुकूमत ने कराची फिश हार्बर की सफाई का फैसला कर लिया। सूबाई मुशीर फिशरीज नजमी आलम की ज़ेर सदारत चीनी माहिरीन का इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी देखिए, यहाँ पे एक इजलास हुआ है सूबाई मुशीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ सैयद नजमी आलम की ज़ेर सदारत। यहाँ एक चाइनीज़ का वफ़द आया हुआ है और ये ख़ास तौर पे जो कराची फ़िश हार्बर है उसकी सफाई सुथराई के हवाले से यहाँ पर बात हुई है और तय ये हुआ है कि चाइनीज़ वफ़द जो है कराची फ़िश हार्बर का दौरा करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा सूबाई मुशीर लाइव स्टॉक एंड फिशरी को। वज़ीर आला सिंध के मुशीर सैयद नजमी आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, ख़ास तौर पे आज का जो इजलास हुआ है चाइनीज़ के साथ आपका, उसमें क्या तय हुआ, क्या करना है उनको और क्यों बुलाया उनको? क्यों बुलाया वो तो वजह आपने खुद ही बता दी कि हम पे बैंड लगा हुआ है और हम जो हमारी पहली प्रायोरिटी मेरी सिंध गवर्नमेंट की या पाकिस्तान की प्रायोरिटी है कि ये बैंड हटे ताकि हमारी प्रोडक्ट के हमें सही पैसे मिलें जो नहीं मिल रहे हैं। ये जो इनको बुलाने का मकसद ये था कि जो समंदर की साइड है, अंदर तो हमने जा सफाई कर ली, वहाँ पे आप हाई टाइट में या किश्तियों से फेंका हुआ जो प्लास्टिक, लकड़ी के टुकड़े, दूसरी चीज़ें हाई टाइट में आके बिल्कुल यहाँ जमा हो जाती हैं, जिससे पूरा हार्बर एक गंदगी का ढेर नज़र आता है। तो इन्होंने हमें एक प्रेजेंटेशन दी है, इनके पास ऐसी बोट्स हैं जो कि इसको क्लीन करती रहेंगी कि समंदर में कोई भी जो ऐसी चीज़ें पड़ी। बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे हार्बर का खुद विज़िट करें फिर हमें फिजिबिलिटी बना के दें। मैं चाहता हूँ कि ये हो ताकि हार्बर पे कोई आए तो हार्बर के कोने का जो समंदर कचरे से भरा हुआ है ये नज़र ना आए और हार्बर क्लीन हो। इनको बुलाने का मकसद ये था। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास शिप्स हैं ऐसी जिससे वो करते हैं। ये सॉलिड वेस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, तो अभी मैं सॉलिड वेस्ट से भी उसके मुतालिक मीटिंग करूँगा। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि हमारी यहाँ से लेकर इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, यहाँ पे जहाँ पे हमारी बर्स हैं, कुरंगी फिश हार्बर, वहाँ पर हमको ये सफाई चाहिए ताकि हम दिखाएं कि हमारा समंदर भी साफ है। फ़िश हार्बर मेला कुचेला होने की वजह से और फ़िश हार्बर पर गंदगी होने की वजह से कई बरसों से यूरोपीय यूनियन की पाबंदी है, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ फैक्ट्रीज़ को उन्होंने
ٹھیک قرار دیا ہے، ان کے مال اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اور نجمی عالم بتا رہے ہیں کہ چائنیز کے ذریعے کراچی فش ہاربر کی صفائی کا بھی ایک پروگرام ہے ان کے ذہن میں، جس پہ کام جاری ہے۔ جی اب بات کریں گے خستہ حال سڑکوں کو بہتر بنایا جائے۔ میئر کراچی کا شہر کی سڑکوں کی ابتر صورتحال پر نوٹس۔ مرتضی وہاب نے کلک کے سربراہ کو خط لکھ دیا۔ متن کے مطابق سڑکوں کی حالت بارشوں کے دوران خراب رہی۔ بات کریں گے اس حوالے سے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا، خط لکھا گیا ہے مرتضی وہاب کی طرف سے؟ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کی سڑکوں کی ابتر صورتحال پر جو ہے نوٹس لے لیا ہے۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والے ادارے کلک کو جو ہے آج مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو یہ مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کراچی کو بہتر بنانے والے منصوبے کلک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے تمام سڑکوں کی تفصیلات جو ہے وہ ان کو ارسال کی گئی ہیں۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اور رواں سال جن سڑکوں کو بہتر کیا گیا ہے ان کی موجودہ حالت جو ہے وہ خراب ہے۔ کلک پروجیکٹ نے اے کنسلٹنٹ کو منصوبے کی جانچ پڑتال کے لیے جو ہے وہ تعینات کیا تھا۔ اس مراسلے میں بتایا گیا ہے جن سڑکوں کی حالت بارشوں کے دوران خراب رہی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے، ان کی تفصیلات جو ہے اس مراسلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر کے بھجوائی گئی ہے کلک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو۔ میئر کراچی نے ایک ہفتے میں جو ہے بارشوں کے بعد شہر کی سڑکوں کی موجودہ صورتحال سے متعلق جو ہے رپورٹ درج کر لی تھی۔ کنسلٹنٹ کو کما قیمتی فیلڈ اسٹاف کے دورہ اور معاملات کو حل کرنے کی بھی جو ہے اس مراسلے میں ہدایات جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ حالیہ مانسون بارشوں سے شہر کی سڑکیں متاثر ہو گئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر متاثرہ مقامات پر سٹی وارڈنز تعینات کر دیے گئے۔ اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد اس پر۔ جی بالکل، شہر قائد میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شہر میں جگہ جگہ سڑکیں ادھڑ گئی ہیں، گڑھے پڑ گئے ہیں، شگاف پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شہریوں کو بڑی پریشانی ہے۔ میئر کراچی کی ہدایت پر جو ہے ان گڑھوں کو فل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آمد و رفت بدستور جو ہے وہ شہریوں کے لیے محال بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں محکمہ سٹی وارڈن جو ہے وہ میدان میں آیا ہے، اور مختلف وہ مقامات جہاں پر ایسے شگاف پڑ چکے ہیں وہاں پر سٹی وارڈن کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ کیا اس کی تفصیلات ہیں، جانتے ہیں شہباز علی خان سے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ سٹی وارڈن۔ کس طرح کی ڈپلائمنٹ آپ کی جانب سے کی گئی ہے، شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ رضوان صاحب، اس دفعہ بارشوں میں جو ہے بیشتر مقامات پر گڑھے پڑ گئے ہیں، جیسے شیر شاہ سوری روڈ ہے اور سر سلیمان روڈ ہے، یہ بڑے روڈ ہیں جہاں کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ بہت بڑے گڑھے یہاں پر ہوئے ہیں۔ یہاں پر سٹی وارڈن کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والی ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھتے ہوئے متبادل راستے کی طرف ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بڑا حادثہ وہاں رونما نہ ہو سکے۔ اچھا، یہ تو کئی مقامات پر اس قسم کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ناتھا خان برج پہ بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گڑھا پڑ گیا ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنی ڈپلائمنٹ ہے آپ کی، اور کل کتنے مقامات پر جو ہے وہ یہ اہلکار آپ کے تعینات کیے گئے؟ رضوان صاحب، مونسون کی بارشوں میں رین ایمرجنسی پلان میں ہمارے تقریباً 300 سے زائد سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر ابھی تقریباً 100 سے زائد مقامات پر یہ گڑھے موجود ہیں شہر میں جہاں پر سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ مسائل نے تو جنم لیا ہے لیکن ان کا حل بھی نکالا جا رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر محکمہ سٹی وارڈن فعال ہوا ہے، اور وہ مقامات جہاں پر گڑھے پڑ چکے ہیں وہاں پر ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے سٹی وارڈنز کی، جو کہ نہ صرف یہ کہ متبادل راستوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں بلکہ ٹریفک فلو کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو حادثات سے بھی بچا رہے ہیں۔ جی، کراچی سے اندرون ملک روانہ ہونے والی ٹرینیں موسم کی خرابی کے باعث تاخیر کا شکار ہیں۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافر رل گئے۔ لوگ کہتے ہیں ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر سے تھک چکے ہیں۔ اس حوالے سے احوال جانیں گے اقصی شاہد سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں، اور روزانہ کی طرح آج بھی کراچی سے روانہ ہونے والی اور کراچی آنے والی متعدد ٹرینیں جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتاتے چلیں، ملت ایکسپریس دوپہر 12 کے بجائے شام 6:30 بجے وہ کراچی پہنچے گی، جبکہ راولپنڈی سے رحمان بابا جو ہے وہ 4:30 کے بجائے رات 7:30 بجے وہ کراچی پہنچے گی۔ اسی طرح متعدد ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ مسافروں کی اس وقت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انتظار کری۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہ ٹرینیں جو ہے وہ ٹرینوں کے جو ہے وہ انتظار میں مسافر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ خاتون یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بات کر کے جان لیتے ہیں۔
अम्मा ये बताइएगा कितनी देर से इंतजार कर रही हैं और ट्रेनें तो सारी लेट है। 12 बजे के आए में। ट्रेनें तो सारी लेट है। लेट ही होंगी बेटा, हैं? अब क्या करें, आवाम तो पिछड़ी है ना महंगाई में भी। अच्छा अम्मा ये बताइएगा, हम ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे आपका बड़ा मुश्किल हो रहा है इंतजार करना, आपकी ट्रेन जो है वो लेट है। बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी उधर गर्मी है, पंखे भी नहीं लगे, वो लगा हुआ एक पूरी फैमिली में एक लगा हुआ है। ये कोई तरीका है बेटा भाई? हम अभी कितनी लेट है आपकी ट्रेन? अब की कह रहे हैं 35 मिनट लेट है। 35 मिनट 2 बजे का नंबर दिया हुआ है, अभी 2 बजे आएगी गाड़ी, अब कह रहे हैं भाई 2:35 में आएगी। गाड़ियाँ तो 5-5 घंटे लेट है। मस्त फिर उल्ला बेटा, फिर आवाम क्या करे, किराया भी बढ़ा दिया इन लोगों ने। अच्छा ये बताइएगा, ट्रेनों में कोई ऐसी अच्छी सहूलत है जो इतना किराया लिया जा रहा है? सहूलत है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कोई पर्दा करके बैठ रहे हैं वो पर्दा कर रहे हैं, दूसरे गर्मी में मरे, एक तरफ के पंखे लगे हुए, एक तरफ नहीं लगे हुए पंखे, वो कहाँ जाए? अभी आपने जो ट्रेन में टिकट कराया कितने का किराया है? मेरा 2450 रुपये का। तौर पे जो यहाँ पे मुसाफिर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़िर का शिकार हैं और साथ ही साथ जो है वो बुजुर्ग शहरियों का यहाँ पे इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा हमने आपको कराची से जाने वाली और आने वाली का जो है वो शेड्यूल बताया है। मुतादिद ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़िर का शिकार हैं। यही वजह है कि जो कराची कैंट स्टेशन में जो मुसाफिर मौजूद हैं वो अपना सामान कहीं रख रहे हैं तो कहीं खुद बैठ रहे हैं, कहीं नीचे बैठने की जगह बना रहे हैं तो कहीं पुल पर जो है वो बैठने की जगह बना रहे हैं। यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर नज़र भी आ रही है। जी, हुक्काम की अदम तवज्जो से ही से यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 दिन से चीनी गायब है। चीनी का हुसूल शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का बहरान। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी का उसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो चीनी मौजूद नहीं होती। चीनी आने के औकात कार बताए जाते हैं, लेकिन इस पर भी चीनी नहीं मिलती। हुकूमत सस्ती चीनी फराहम करे। परेशानी तो है ना, बाहर से बहुत महंगी मिलती है, यहाँ से सस्ती मिल जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे को लीज दे, महंगाई बहुत है, गुर्बत इतना है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। अब जब चीनी बंद है, पैसों से नहीं मिलेगी तो फिर हम करेंगे क्या? शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि अशिया जरूरिया की फरहमी को यकीनी बनाकर यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत को बहाल किया जाए। कैमरामैन फरहान खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बात करेंगे महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना 5वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर बोले, शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है, भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग की जा रही है। सिफर पैदावार होने के बावजूद 4 IPPs को अरबों रुपए दे दिए गए कि इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। हुक्मरान अयाशियों के लिए बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। शुरका का मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। कारकुनों के बिजली बिलों में कमी करो के नारे। आपको बताते चलें कि धरना जारी है। बिजली महंगी और IPPs मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में है। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर आज धरने का 5वां रोज है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर बोले, शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग की जा रही है। सिफर पैदावार होने के बावजूद 4 IPPs को अरबों रुपए पकड़ा दिए गए। जी हाँ, अरबों रुपए पकड़ा दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। हुक्मरान अयाशियों के लिए बोझ आवाम पर डाल रहे हैं। शुरका मुतालबा की मंजूरी तक धरना ख़त्म ना करने का ऐलान। कारकुनों के बिजली बिलों में कमी करो के नारे भी जारी हैं। अपडेट करें आपको यहाँ पर, महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में है। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर बोले, शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है, भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग की जा रही है। इससे कबल 12 बजे हमने देखा कि पिंडाल तकरीबन खाली था, लेकिन अब 3 बजे के औकात में हमें पिंडाल में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। कारकुनान पार्टी परचम और फ़लस्तीनी परचम पकड़े थामे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ताहा मलिक भी वहीं मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा ताहा।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हूँ जो कि गवर्नर हाउस के बाहर दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि सुबह के औकात में यहाँ पर कारकुनान की तादाद जो है वो काफ़ी कम नज़र आती है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से यही सिलसिला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद जो है यहाँ पर कारकुनान आ जाते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए थे, ख़वातीन का जलसा था, और आज भी जो है वो 2 प्रोग्राम रखे गए हैं। इस वक्त जो है वो उलमा कॉन्फ्रेंस जो है इस धरने के अंदर जारी और सारी है, और मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे पस मंजर में दिखाएं कि यहाँ पर जो उलमा है उनकी बड़ी तादाद जो है मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें जमात इस्लामी के जो अहदेदारान हैं वो भी बैठे हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर जनरल सेक्रेटरी और जमात इस्लामी के कराची के अमीर मुन्नम ज़फ़र जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त तमाम जो मकातिब के उलमा कराम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं, खिताबात किए जा रहे हैं और इस बात से आगाही दी जा रही है कि हम अपने मज़हब की रोशनी में इस मुल्क के मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। साथ ही इस जो उलमा कॉन्फ्रेंस है इससे अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र भी जो है वो खिताब करेंगे। इसके बाद अगर हम रात की बात करें तो शाम की अगर हम पहले बात कर लें तो शाम के औकात में बताया गया है कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो आज आएगी। 2 अजला के जो कारकुनान हैं वो आज बुलाए गए हैं, जिसके अंदर ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती के जो कारकुनान हैं वो आज यहाँ पर आएंगे और उनके जो उम्र अजला है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी खिताबात होंगे। जबकि साथ ही जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र के जो है वो उनका भी खिताब जो है कारकुनान से किया जाएगा। जबकि रात 10:30 बजे के करीब जो है वो अवामी अदालत जो है वो लगाई जाएगी। उसके अनुमान से जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हम देख रहे हैं कि इस धरने को बोरिंग ना बनाने के लिए, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए कारकुनान के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं और अगले 4 से 5 दिनों का भी जो है वो शेड्यूल हमारे पास जो है वो हमें मौसूल हो चुका है। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं और 2 से 3 प्रोग्राम जो है वो रोज़ाना रखे जा रहे हैं। कारकुनान हमने देखा कि रात के औकात में जब यहाँ पर कोई भी ऐसी सियासी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती तो कारकुनान यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए भी नज़र आते हैं। हेल्दी सरगर्मियाँ जो हम कह सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड सरगर्मियाँ जो है वो यहाँ पर होती हैं। एंटरटेनमेंट की सरगर्मियाँ बिल्कुल, क्रिकेट भी चल रही है और दीगर गेम्स भी खेले जा रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, साथ साथ एंजॉय भी चल रहा है। ठीक है ताहा, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। बात करेंगे, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस को मानने से इनकार कर दिया। सदर जुबैर तुफैल कहते हैं कि IPPs ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, हम पर बंद पावर प्लांट और सलाहियत कम होने का बोझ ना डाला जाए। हुकूमत बिजली के मामले फौरी एक्शन ले, कहीं देर ना हो जाए। अशरफ खान से मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, जब मुल्क भर के सनतकार, ताजर और आवाम परेशान हैं कैपेसिटी चार्जेस की वजह से, और यहाँ पे फेडरेशन हाउस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पे क्या होने जा रहा है, जानते हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो सदर हैं जुबैर तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, 1 साल में हमने 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दी, क्या मजीद बढ़ने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो 2000 अरब से भी बढ़ जाएगी और ये हमारे टोटल डिफेंस बजट से भी बढ़ जाएगी। लिहाजा मैं कहता हूँ हुकूमत को कि फ़ौरन इसके ऊपर गौर करें और जो प्राइवेट सेक्टर के IPP ओनर्स हैं उनको बिठाएं, वो भी पाकिस्तानी हैं और उनको पता है कि उन्होंने बहुत लूट मार की है, तो अब ये लूट मार का एंड होना चाहिए। अब एक ही फार्मूला है उनसे बिजली लेने का कि जितनी बिजली डिलीवर करेंगे उतने पैसे वसूल करेंगे। कैपेसिटी चार्जेस को हम मानते ही नहीं हैं। इसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, इसने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को इतनी तकलीफ दी, लोगों ने खुदकुशी की है इन्हीं बिजली के बिलों की वजह से। जुबैर साहब, अगर देखा जाए मुख्तलिफ ममालिक भी आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, बिजनेस में भी हैं, तो किसी मुल्क में ऐसा है कि बंद IPP पावर प्लांट के पैसे लिए जा रहे हो, ऐसा कहीं मिसाल मिलती है? ये सिर्फ पाकिस्तान है दुनिया में वाहिद मुल्क जो ये मिसाल मिलती है, बिजली लो या ना लो पैसे देते जाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और इसके अंदर मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, खुदारा इसको चंद दिनों में हल कर लें। अगर आपने हफ्तों महीनों की बात की तो पाकिस्तान में एक ऐसा क्या कहना चाहिए सूरत हाल पैदा होगी जो हुकूमत के कंट्रोल से टोटली बाहर हो जाएगी। और हमें सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं फेडरेशन हाउस की जानिब से, क्या पेशरफ देख रहे हैं? तमाम बिजनेस कम्युनिटी एक सफ़े पर है, हम सब एक पेज पे। हम कहते हैं हम कैपेसिटी चार्जेस मानते ही नहीं हैं। सीधी सीधी बात है, आपने जितनी बिजली दी उतना पैसे लो, बस, उसके अलावा हम कोई चार्जेस नहीं मानते। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ कहा है कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसे मुल्क की मईशत को बैठा दिए, या मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जो मुकामी जो IPPs हैं उनके साथ बैठे, नेगोशिएट करे और यहाँ पे कैपेसिटी चार्जेस को ख़त्म करे। जी।